गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों की सिविक्स की अभी क्लास 8th की चैप्टर 1 की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने पहले वीडियो में समझा था कॉम्पोजिशन ऑफ द लोकसभा। तो दूसरा हमारा आज का टॉपिक है टर्म ऑफ द लोकसभा। हमने नोट्स के फॉर्म में इसको थोड़ा सा प्रिपेयर कर लिया है, तो अगर आप लोग चाहें तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं टर्म से। अब बहुत इसको क्विकली हम लोग कर पाएंगे। तो टर्म ऑफ द लोकसभा में क्या समझना है, पहली चीज़ याद रखनी है कि जो लोकसभा का टर्म होता है, टर्म पहले क्या होता है, टर्म को समझ लेना है। टर्म का मतलब होता है टाइम पीरियड, यानी कि जो मेंबर्स होंगे लोकसभा के, एक बार इलेक्ट होके आ गए, एक बार इलेक्शन में जब वो जीत गए तो वो अगले 5 साल तक लोकसभा में बैठेंगे। इसको कहते हैं टर्म। तो टर्म ऑफ द लोकसभा अगर पूछा जाएगा तो आंसर इज़ 5 years। तो क्या ऐसा हो सकता है कि 5 साल पूरे किए बिना लोकसभा को डिज़ोल्व करा जा सकता है? तो इसका आंसर है यस। ये ऐसा किया जा सकता है कि लोकसभा पूरे 5 साल कंप्लीट ना कर पाए और उससे पहले ही उसको डिज़ोल्व करना पड़ जाए। डिज़ोल्व करना मतलब हटाना पड़ जाए। उसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। पहली चीज़ याद रखनी है, जो डिज़ोल्व करने की पावर होती है, ये पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर होती है कि वो जब चाहे तब डिज़ोल्व कर दे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रेसिडेंट तभी डिज़ोल्व करेगा जब रीज़न होगा। और रीज़न क्या है? जब गवर्नमेंट मेजॉरिटी लूज़ कर देती है। अब इसके कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं। एक एग्जांपल हो सकता है कि गवर्नमेंट जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन एक चीज़ होती है। गवर्नमेंट अगर कभी ऑपोजिशन पार्टी को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी का मतलब लोकसभा में टोटल सीट्स कितनी हैं? 550। अब 550 डिवाइडेड बाई 2 इट कम्स अराउंड 275, इसके आसपास कहीं आएगा। तो अगर गवर्नमेंट के पास इतने एमपीज़ का सपोर्ट नहीं है तो इसका मतलब गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं है। तो कभी भी ऐसा सिचुएशन अराइज़ होती है तो ऑपोजिशन क्या करेगा? प्रेशर डालेगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आएगा और उस केस में प्रेसिडेंट को डिज़ोल्व करनी पड़ जाएगी लोकसभा को। तो अभी यहाँ पे याद सिर्फ इतना रखना है कि प्रेसिडेंट के पास ही पावर है कि लोकसभा को डिज़ोल्व किया जा सकता है। और डिज़ोल्व कैसे करेगा? प्रेसिडेंट डिज़ोल्व करता है। आगे एक चीज़ हमें समझनी है कि जब भी कभी इमरजेंसी होती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं। जो ये इमरजेंसी का प्रोविज़न है, ये हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद रखेंगे कि जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये इमरजेंसी वाला प्रोविज़न लिया था। इसमें क्या होता है, कभी अगर कोई सिचुएशन ऐसी अराइज़ हो जाती है कि पूरे इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आती है, तो गवर्नमेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करती है। इमरजेंसी आर्टिकल 352 में दी हुई है। जब भी कभी इमरजेंसी इंडिया में अप्लाई हो जाएगी, उस केस में सारी पावर जो स्टेट गवर्नमेंट की हैं वो सारी यूनियन गवर्नमेंट के पास आ जाती हैं। और इस केस में अगर कभी लोकसभा काम कर रही है तो उसका टर्म एक्सटेंड करा जा सकता है बाई 1 ईयर। सिर्फ इतना याद रखना कि जब भी कभी इमरजेंसी होगी, और अभी तक 3 बार इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। कब कब लगाई जा चुकी है? एक बार 1962 में लगाई गई थी, फिर 1965 में लगाई गई थी एंड देन 1975 में। 3 बार इमरजेंसी इंडिया में लग चुकी है इन ग्राउंड्स पर, इन ईयर्स में। तो जब भी कभी भी इमरजेंसी लगेगी तो लोकसभा का टर्म मान लो ख़त्म होने वाला है, जैसे अभी 2024 में लोकसभा का टर्म ख़त्म होने वाला है। अगर इमरजेंसी अभी लग जाए तो ये टर्म 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि 2025 कर दिया जाएगा। सिर्फ इतना याद रखना है कि टर्म कैन बी एक्सटेंडेड बाई 1 ईयर। तो टर्म में क्या क्या चीज़ें याद रखनी? पहली चीज़ याद रखनी है कि जो टर्म है लोकसभा का, वो नॉर्मल टर्म 5 ईयर होता है, लेकिन नॉन नॉर्मल टर्म से पहले डिज़ोल्व किया जा सकता है। डिज़ोल्व कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकता है। और डिज़ोल्व कब करेगा? जब गवर्नमेंट मेजॉरिटी लूज़ कर देगी। ठीक। और तीसरी चीज़ हमने पढ़ी, जब भी कभी इमरजेंसी का केस होगा तो इमरजेंसी के केस में जो लोकसभा का टर्म होगा वो 1 साल एक्सटेंड करा जा सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट टर्म ऑफ द लोकसभा। नाउ कम टू द क्वालिफ़िकेशंस ऑफ द लोकसभा, यानी कि अगर किसी को मेंबर बनना है, कोई चाहता है लोकसभा में बैठ जाना, तो लोकसभा में जाने के लिए उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है? तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि उसको सिटीज़न होना चाहिए। अगर वो इंडिया का सिटीज़न ही नहीं है, नागरिक ही नहीं है वो भारत का,
तो वो लोकसभा में नहीं बैठ सकता है, पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बन सकता है। तो सबसे पहली कंडीशन जो नेसेसरी है दैट इज़ द पर्सन शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। सेकेंड कंडीशन इज़ द पर्सन शुड बी ऑफ एज 25 और अबव, यानी कि 24 एज किसी की होगी, 23 22 तो वो पर्सन एलिजिबल नहीं है, भले ही वो पहली क्वालिफ़िकेशन फुलफ़िल करता हो। यानी कि अगर वो सिटीज़न है लेकिन उसकी एज 25 नहीं है तो फिर वो एलिजिबल नहीं है लोकसभा में बैठने के लिए। तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो एज है वो क्या है, 25 ईयर्स एज। द पर्सन शुड नॉट बी ऑफ शुड नॉट लेस देन द एज ऑफ 25 ईयर्स। तो ये दूसरी क्वालिफ़िकेशन होगी। तीसरी क्वालिफ़िकेशन इंपॉर्टेंट है, ये जो टर्म है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब है इसका कि द नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो पर्सन लोकसभा में आना चाहता है द पर्सन शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि अगर कोई पर्सन लोकसभा में आना चाह रहा है तो वो पहले से ही गवर्नमेंट के किसी सेक्टर में, गवर्नमेंट की किसी जॉब में, गवर्नमेंट की किसी भी कंपनी में पहले से एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए, यानी कि वो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स कहीं और से नहीं ले रहा हो। द पर्सन शुड नॉट बी गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम एनी अदर सोर्स। अगर वो पहले से ही किसी गवर्नमेंट ऑफिस में वर्क कर रहा है तो उसको पहले वो काम छोड़ना पड़ेगा, तब वो एलिजिबल बनेगा यहाँ पे एमएलए बनने के लिए या फिर एमपी बनने के लिए। ये चीज़ क्लियर है। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब कोई ऐसा ऑफिस होल्ड नहीं करे हो जहाँ से वो कोई इनकम ले रहा हो, कोई रेवेन्यू का सोर्स हो उसके लिए। जैसे एक आईएएस ऑफिसर, पहले उसको पोस्ट छोड़नी होगी तब वो एलिजिबल बनेगा एमपी बनने के लिए। तो इसको कहते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो जो भी पर्सन बनना चाहता है उसको कोई भी ऑफिस गवर्नमेंट का नहीं होल्ड करे होना चाहिए। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट, साउंड मेंटल हेल्थ। साउंड मेंटल हेल्थ का मतलब है कि जो पर्सन है ही शुड बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग थिंग। अगर कोई पर्सन सही और गलत के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है तो वो इंडिया के लिए लॉज कैसे बनाएगा। तो इंडिया के लिए लॉज वही बना सकता है द पर्सन हु इज़ हैविंग द साउंड माइंड, हु इज़ एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द राइट थिंग्स एंड द रॉन्ग थिंग्स। लॉ कौन सा सही है, कौन सा गलत है, क्या लॉज में नई नई चीज़ें होनी चाहिए, तो ये वही इंसान डिसीजन ले सकता है द पर्सन हु इज़ हैविंग द साउंड माइंड। ये चीज़ है। देन नेक्स्ट इज़ द पर्सन शुड नॉट बी ऑफ अ क्रिमिनल बैकग्राउंड। पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि द पर्सन शुड नॉट हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। इसके बाद इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया नहीं होना चाहिए, उसने बहुत ज़्यादा लोन नहीं ले रखा हो गवर्नमेंट से या बैंक से कि 5,000 10,000 करोड़ का उसने लोन लेके रखा है, तो उस केस में भी वो इनएलिजिबल बन जाएगा। तो यहाँ पे अभी हमने दो चीज़ें डिस्कस करी। पहले हमने डिस्कस करा टर्म, देन क्वालिफ़िकेशन में सिटीज़न, एज, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मेंटल हेल्थ और ये क्रिमिनल्स वाली चीज़ें देखी। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन दिया है, बुक में ही क्वेश्चन दिया है एमसीक्यू के फॉर्म में। द क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द क्वालिफिकेशन फॉर अ सिटीज़न ऑफ इंडिया टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा। यानी कि जो पर्सन है वो पहले से ही सिटीज़न है इंडिया का, तो इसमें से कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या है, द एज ऑफ 25 ईयर्स और अबव, तो अभी हमने देखा तो ये होना चाहिए। नॉट इन एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो ये भी पॉइंट होना चाहिए। सी है ऑफ साउंड मेंटल हेल्थ एंड डी इज़ ऑल ऑफ, तो यहाँ पे क्या है, ऑल ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा। ये क्लियर है, ठीक है। अभी हमने क्वालिफ़िकेशन देखी थी तो उससे ये पॉइंट क्लियर होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और था, वन मोर क्वेश्चन इज़ देयर, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। व्हाट इज़ द टेन्योर, अच्छा राज्यसभा वाला भी डिस्कस नहीं करा। दिस आंसर दिस क्वेश्चन 3, आंसर दिस इन द कमेंट बॉक्स। 3 का आंसर क्या होगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। क्वालिफ़िकेशन के बाद अब देखते हैं इलेक्शन। लोकसभा का इलेक्शन में कैसे करते हैं। तो अभी जैसे जो इलेक्शन होने जा रहे हैं लोकसभा के 2024 वाले,
वो लोकसभा के इलेक्शन है और इसको कहते हैं जनरल इलेक्शन। जब ये इलेक्शन होना होता है तो पूरी कंट्री को, इफ़ दिस इज़ अ कंट्री, तो कंट्री को छोटी छोटी यूनिट्स में बांट दिया जाता है और इन छोटी छोटी यूनिट्स को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज़। और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर इलेक्ट करा जाता है। जैसे यूपी में टोटल लोकसभा की 80 सीट्स हैं और ओवरऑल पूरे इंडिया में कितनी है 550 सीट्स, और इन 550 में से यूपी में कितनी है 80 सीट्स। सबसे ज़्यादा यूपी में सीट्स हैं, ये याद रखनी है। इसी तरीके से महाराष्ट्र में 48 सीट्स हैं। तो इस तरीके से डिवाइड करा गया है। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में केवल एक लोकसभा की सीट है और यहाँ पे अभी लोकसभा के एमपी यहाँ पे कौन है, राजनाथ सिंह है। तो ये ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरे इंडिया को बांटा गया है। इस तरीके की 550 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ बनाई गई हैं और हर जगह से एक नंबर ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं, फिर उनके लिए हम लोग वोट करते हैं। सिटीज़न ऑफ इंडिया यूज़ टू वोट, और जिसको मैक्सिमम वोट मिलते हैं वो उस जगह से एमपी इलेक्ट हो जाता है। तो आई थिंक इतना सबको